आज का मुहूर्त ज्योतिष में टॉपिक है विवाह प्रकरण। और इसमें विवाह प्रकरण में हम आज पढ़ेंगे विवाह मेलापक या अष्टकूट, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है मिलान करने के लिए। वर वधु की कुंडली का मिलान करके उनके 36 गुणों का निर्धारण करना कि उसमें से कितने मिल रहे हैं। उसके लिए 8 मुख्य गुण होते हैं और उन्हीं को अष्टकूट कहते हैं। तो विवाह के पूर्व लड़के और लड़की की कुंडली मिलान को मेलापक, मिलान पत्रक, गुण मिलान, अष्टकूट, अवकढ़ा या मेलन पद्धति कहते हैं। विवाह मिलान दो प्रकार से किया जाता है, प्रचलित नाम राशि से या आपकी जन्म चंद्र राशि से। क्योंकि दोनों नाम का जातक के जीवन पर प्रभाव रहता है, प्रचलित नाम से कुंडली मिलान उनके लिए उपयोगी है जिनके पास जन्म तारीख और समय उपलब्ध नहीं है। जन्म की चंद्र कुंडली से मिलान, विवाह मिलान अति उत्तम होता है, उसी के फल सबसे अच्छे होते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो लोग आपसे विवाह मिलान करवाना चाहते हैं उनसे उनकी चंद्र कुंडली की डिमांड करिए, मांगिए। चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र राशि पता होगी और चंद्रमा का डिग्री अंशात्मक मान पता होगा तो आपको नक्षत्र पता चल जाता है। कुंडली मिलान क्यों करते हैं, क्यों मिलाते हैं कुंडली? दोनों के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा रहे, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दोनों को रति सुख अच्छे से प्राप्त हो, दोनों में से किसी का भी अनिष्ट ना हो, दोनों को ही आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, दोनों को ही संतान सुख की प्राप्ति हो। उक्त बातें जन्म पत्रिका में क्रमशः लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव से देखी जाती है। प्रथम से जातक का स्वास्थ्य, चतुर्थ से घर के उपयोग की वस्तुओं का सुख, सप्तम से परस्पर स्त्री पुरुष का सहवास सुख, अष्टम से दीर्घकालीन जीवन तथा द्वादश या 12वें भाव से क्रय विक्रय की शक्ति आदि पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रथम, चौथा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां और 12वां। 10 11 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 12वां, क्योंकि उसी से व्यय करने की क्षमता पता चले। व्यय तो वही कर पाएगा ना इंसान जिसके पास पैसा होगा। तो 12वां हाउस का इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि सब व्यय हो जाता है, नहीं, वो कितना खरीदने की क्षमता रखता है ये 12वें से पता चलता है। तो कुल मिला के पहला लग्न, चतुर्थ, फिर सप्तम, अष्टम और 12वें भाव से उस मतलब विवाह कितना सफल होगा, इन भावों का मेन योगदान है। प्रत्येक ग्रह अपने परिभ्रमण के समय पत्रिका के 12 में से किसी ना किसी भाव में होता है। ऐसे में यदि इन 5 भावों जो अभी हमने बताए में पाप ग्रह हो, या वे 5 भाव पाप ग्रहों से द्रष्ट हो या युति का संबंध रखते हो, तो दाम्पत्य जीवन का 5 भागित 12 अर्थात 5/12%, क्योंकि टोटल हाउस कितने हैं 12, उसमें से 5 शादी के लिए जिम्मेदार है कि शादी से आपका जिंदगी कितनी प्रभावित हो। तो 5/12, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100, तो नियरली 40% आ जाएगा, मोर देन 40%, इट इज 41.66। तो 40% प्रतिशत से अधिक जीवन प्रभावित होता है। ऐसे में हमारे दैवज्ञों ने सुखी, समृद्ध तथा आनंदमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए अष्टकूट मिलान करने की परंपरा प्रारंभ की। अब ये 40% इतना ज्यादा होता है कि इसके लिए मिलान बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज 50% जिंदगी तो व्यर्थ ही चली जाएगी। इसलिए ये जरूरी चीज है। अष्टकूट मिलान का आधार नक्षत्र तथा ग्रह। इसमें लड़के और लड़की के जन्मकालीन ग्रहों तथा नक्षत्रों में परस्पर साम्यता, मित्रता तथा संबंध पर विचार किया जाता है। शास्त्रों में मेलापक के दो भेद बताए गए हैं, एक ग्रह मेलापक तथा दूसरा नक्षत्र मेलापक। इन दोनों के आधार पर लड़के और लड़की की शिक्षा, चरित्र, भाग्य, आयु तथा प्रजनन क्षमता का आकलन किया जाता है। नक्षत्रों के अष्टकूट तथा 7 ग्रह इस रहस्य को व्यक्त करते हैं। अष्टकूट में, अष्टकूट सूत्र में
दोनों के आपसी गुणधर्मों को 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 गुण चंद्र राशि एवं चंद्र नक्षत्र पर आधारित हैं। दोनों की कुंडली में जन्म समय चंद्रमा जिस राशि एवं नक्षत्र में होता है, उन्हें जातक की व्यक्तिगत राशि एवं नक्षत्र कहा जाता है। 8 गुणों को क्रमशः 1 से 8 अंक दिए गए हैं। इनका योग कुल मिलाकर 36 अंक होता है। प्रत्येक गुण के अलग अलग अंक निर्धारित हैं। इन 36 अंकों में से कम 19 अंक मिल जाने से मिलान को ठीक माना जाता है और शादी हो सकती है। कम से कम 19, लेकिन इसके लिए उसका नाड़ी मिलान होना जरूरी है। जैसे कि किसी का अंक तो 19 आ गया, लेकिन नाड़ी नहीं मिल रही है, तो फिर वो शादी नहीं बन सकती। अंक पूर्ण होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नाड़ी का है। तो लेकिन इसके लिए उसका नाड़ी मिलान होना जरूरी होता है। अष्टकूट मिलान में वर्ण व सितारा योनि, राशि को ही ग्रह मैत्री भी कहते हैं, गण भकूट और नाड़ी का मिलान किया जाता है। अष्टकूट मिलान ही काफी नहीं है। अष्टकूट मिलान के अलावा कुछ और भी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कुंडली में मंगल दोष भी देखा जाता है। फिर सप्तम भाव और सप्तम भाव का लॉर्ड अर्थात सप्तमेश, सप्तम भाव में बैठा ग्रह, सप्तम और सप्तमेश को देख रहे ग्रह और सप्तमेश की युति आदि भी देखी जाती है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिलहाल अपना मेन टॉपिक है अष्टकूट। विवाह के लिए पर्याप्त गुण मिल रहे हैं कि नहीं, ये 8 गुण मिल के 36 में से कितने अंक दे रहे हैं, ये अभी का टॉपिक है। बाकी विवाह प्रकरण में तो और भी बहुत सारी चीजें आती। तो अष्टकूट अर्थात 8 गुणों के मिलान में 36 अंकों का वितरण आप यहां देख सकते हैं। अंकों का वितरण जो इनके सीरियल नंबर हैं क्रम से, वही इनके अंक मान है। अष्टकूट कौन कौन से हैं? वर्ण पहला है, तो इसका अंक भी 1 है। दूसरा वश्य है, तो उसका अंक भी 2 है। इसी तरह सीक्वेंस में 8वां नंबर जो आता है, अष्टकूट का 8वें नंबर का नाड़ी, तो उसका अंक भी 8 है। तो जो अष्टकूट का पहला गुण है वर्ण, वो स्वभाव को डिफाइन करता है। और ये 4 तरीके के होते हैं वर्णानुसार। इनका अंक मान 1 है। वश्य, वश में करनी योग्य। वश्य में हम क्या चीज ढूंढते हैं पति पत्नी के बीच में, कि वो वश में करने लायक है कि नहीं है। अंक है इसके 2। तारा, नक्षत्रानुसार शुभ अशुभ। इसमें हम देखते हैं कि नक्षत्र दोनों के जो है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन शुभ या अशुभ क्या परिणाम दे रहा, इसकी अंक है 3। योनि, संभोग की संतुष्टि कितनी है, इसके अंक है 4। ग्रह मैत्री, उन दोनों के ग्रहों के अनुसार ग्रहानुसार वो मित्र शत्रु हैं, मित्र हैं या शत्रु हैं, और उनके अंक हैं 5। फिर आता है गण, नक्षत्रानुसार पारस्परिक प्रेम कितना है, उसके अंक हैं 6। भकूट, जीवन और आयु, उनका कितना जीवन आयु होगा, परस्पर साथ रहने पे आयु बढ़ेगी या घट जाएगी, उसके अंक है 7। फिर आता है नाड़ी, रक्त व ऊर्जा से संतान, यस, इसके सबसे ज्यादा अंक हैं 8। जिन लोगों का 19 से लेके 21-22 के बीच में आता है, 19 से लेके 21 के आसपास तक, उन लोगों का नाड़ी मिलान जरूरी है। ये चेक करना कि नाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि अगर मान लीजिए 21 या 20 नंबर मिल भी गए और नाड़ी नहीं मिल रही है, तो शादी नहीं करनी चाहिए। और ये नियम कम से कम 22 तक मानना चाहिए, 21-22 नंबर तक। क्योंकि नाड़ी का मिलान इसलिए भी जरूरी है, रक्त व ऊर्जा से संतान, ये ब्लड डिसऑर्डर को डिफाइन करता है। और अगर सही से नहीं मिला ये शादी, तो नाड़ी का दोष अगली जनरेशन में चला जाता है, संतानों में आ जाता है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। अब ये 8 जो हमारे गुण हैं जिनका मिलान करना है,
कैसे मिलान करना है और वो होते क्या है, इसका डिटेल यहाँ पे है। वर्ण, पहला गुण है वर्ण। तो वर्ण का अर्थ होता है स्वभाव और रंग। राशियों के वर्ण चार होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण नॉट इक्वल टू जाति हमने लिख दिया है। यहां ये मत समझिए कि ये जाति है। ये वर्ण और जाति एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण जन्म में लिया, ब्राह्मण जाति में जन्म लिए हुआ जातक ब्राह्मण ना होके शूद्र हो, क्योंकि उसका राशि या नक्षत्र शूद्र नेचर की हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि शूद्र घर में जन्म लिया हुआ, शूद्र जाति में जन्म लिया हुआ जातक ब्राह्मण नेचर का राशि उसका हो। क्योंकि बहुत सारे शूद्रों की राशि कर्क हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, मीन हो सकती है, उस पर तो कोई रोक नहीं, तो वो तो हो गए ब्राह्मण। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये वर्ण है, जाति नहीं। वर्ण का मतलब स्वभाव, और वो राशि आधारित है। तो लड़के या लड़की की जाति कुछ भी हो, लेकिन उनका स्वभाव और रंग उक्त चार में से एक होगा। मिलाने में इस मानसिक और शारीरिक मेल का बहुत महत्व है। यहाँ रंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि स्वभाव का है। ये स्वभाव नक्षत्रानुसार चार प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका यहाँ पे नाम जरूर लिया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर इनका मतलब सिर्फ स्वभाव से है। और जिसका ब्राह्मण स्वभाव होगा तो वह उच्च नेचर का होगा और डोमिनेटिंग होगा, और जिसका शूद्र होगा वो सबसे निम्न होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ब्राह्मण का सबसे उच्च रखा गया है, ग्रेटर देन क्षत्रिय। क्षत्रिय से, क्षत्रिय इज ग्रेटर देन द वैश्य, वैश्य इज ग्रेटर देन द शूद्र, तो शूद्र सबसे नीचे आ रहा। और ये इसका सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस क्रम में उच्च वर्ण में ऊंचे होने का भाव रहता है, नीच वर्ण में नीचे होने का भाव रहता है। अर्थात उच्च वर्ण की कन्या से हीन वर्ण के पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके पति का विनाश निश्चित है। क्यों? क्योंकि अब जो कन्या है वो उच्च वर्ण की है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो वो लीड करेगी घर में। जब वो लीड करेगी तो कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, पर काफी केस में ये गलत भी हो जाता है। तो इसलिए ये लिखा है कि यहाँ पे विनाश निश्चित है। उत्तम वर्ण का वर श्रेष्ठ, समान वर्ण होने पे भी शुभ माना जाता है, पर वर से कन्या उत्तम वर्ण की श्रेष्ठ नहीं होती है। पहली दो स्थिति में इस वर्ण अष्टकूट का निर्धारक अंक एक मिल जाएगा, अगर दोनों ही समान या उत्तम वर्ण के हैं, या एक मतलब वर जो है उत्तम का है और स्त्री जो है उससे निम्न में आती है। बाद की स्थिति में अगर उल्टा हुआ तो 0 अंक मिलेगा। अब यहाँ पे लेडीज पार्टी का ये कहना होता है कि भाई ये तो बहुत गलत है, हमारे साथ अन्याय है। तो इसमें ये माना गया है कि जैसे ये अगले वाले में हम बता देंगे क्यों ऐसा किया गया। अगले गुण में ये दोनों की एक साथ बता देंगे ऐसा क्यों है। अब राशियों का आपको पता होना चाहिए कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां ब्राह्मण वर्ग में आती हैं। मेष, सिंह और धनु राशियां क्षत्रिय वर्ण में आती हैं। वृष, कन्या और मकर राशियां वैश्य में आती हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशियां शूद्र वर्ण में आती हैं। ठीक है, याद करने का तरीका आसान है। सीक्वेंस में 12 राशियां आपको पता है। पहली राशि मेष है, उसका लॉर्ड मंगल है, मंगल युद्ध का प्रतीक है, तो वो क्षत्रिय हो गया। अब क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र और फिर ब्राह्मण। फिर से रिपीट कर दीजिए, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और ये रिपीट करते जाइए, 12 राशियों में फिलिंग कर दीजिए तो याद हो जाता है। अगला जो गुण है वश्य। वश्य का अर्थ है वश में करने योग्य। सिंह राशि को छोड़कर सभी राशियां पुरुष राशियों के अधीन होती हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ सिंह एक राशि है जो किसी के वश में नहीं आती है, वो सब पे रूल करती है। अगर सिंह को अलग कर दिया जाए तो बाकी की फिर 11 राशियों में जो द्विपद राशियां हैं, जो पुरुष का चिन्ह है जिनका, वो सब पे रूल करती है, सिंह पे कोई नहीं रूल करता। तो सिंह राशि को छोड़कर सभी राशियां पुरुष राशियों के अधीन होती हैं। वश्य प्रकरण में विचार किया जाता है कि स्त्री पति के अधीन रहने वाली है या नहीं।
वस्तुतः स्त्री का पति के अधीन रहना भी आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री की देखभाल बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र करता है। यही पहले वाले का भी अंतर है, क्योंकि ये शुरू से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक उनके रक्षक पिता, पति और पुत्र है। रक्षा की जरूरत पड़ती है, और यही वो कारण है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर पति को दिया गया है, तभी तो वो रक्षा कर पाएगा, नहीं तो रक्षा ही नहीं कर पाएगा। तो ये कारण था जो हमने अभी बताया। ठीक। अब वश्य के दो नंबर हैं। राशियां अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये राशियों के आधार पे बताया गया है कि द्विपद सब पे रूल करता है और सिंह पे तो कोई रूल करता नहीं। तो कौन सी राशियां द्विपद या नर राशियां हैं? मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुंभ। क्योंकि मिथुन आलिंगनबद्ध स्त्री पुरुष, तो स्त्री पुरुष है तो उनके दो पैर हैं, द्विपद हो गए। कन्या, कन्या तो कन्या लड़की है, वो तो उसके भी दो पैर हैं, द्विपद हो गया, तो वो भी इंसानों के उसमें आ गई। तुला, तो एक पुरुष जो है कि तुला लिए खड़ा हो, तराजू, तो उसके भी दो पैर हैं। धनु का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब शुरू का आधा, उत्तरार्ध पीछे का आधा। तो धनु का चिन्ह आपको पता है कि धनुष बाण लिया हुआ आदमी पीछे का जिसका हिस्सा घोड़े के जैसा है, तो आगे वाला हिस्सा क्या हुआ? द्विपद। इसलिए धनु, वो भी 15 डिग्री से कम अगर हो राशि तो धनु माने, मतलब चंद्रमा कहां पे हो? धनु राशि में 15 डिग्री, 1 से लेकर 15 डिग्री के बीच में हो तो धनु राशि में पूर्वार्ध माना जाएगा, और तब वो द्विपद माना जाएगा। अदरवाइज क्या माना जाएगा? चतुर्पद, चार पैर वाला, क्योंकि फिर वो घोड़े में आ जाएगा। कुंभ में तो पूरी तरीके से द्विपद है, क्योंकि घड़े से पानी गिराता हुआ इंसान द्विपद। चतुष्पद में कौन? मेष, बकरा, चार पैर होते हैं, और वृष, बैल, चार पैर होते हैं। धनु का उत्तरार्ध, घोड़े का, चार पैर होते हैं। मकर, मकर का पूर्वार्ध, मकर का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यहां पे देख लीजिए, उसमें मृग, मृग होता है पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में क्या होता है? मकर। हाँ, आप मगरमच्छ कह सकते हैं, मकर उसी के नाम पे रखा गया है, मकर का नाम ही उसी पे है। तो वो एक जलचर है, जलचर। अब जलचर में कौन से आएंगे? मकर का उत्तरार्ध आ जाएगा, अभी हमने बताया। पूर्वार्ध किस में जाएगा? चतुष्पाद में। जलचर में मीन राशि पूरी तरह से जलचर है, और कर्क वो भी पूरी तरीके से जलचर है। वनचर में सिर्फ एक सिंह आता है। कीट या सरीसृप में सिर्फ एक वृश्चिक, वृश्चिक का बिच्छू है, और बिच्छू क्या है? कीट है। जिस प्रकार कोई वनचर जल में नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई जलचर जंतु कैसे वन में रह सकता है? लड़के तथा लड़की का एक ही वश्य होने पर दो अंक मिलेंगे। एक वश्य अर्थात वश में, और दूसरा शत्रु होने पर एक ही अंक मिलेगा। मतलब एक तो वश में हो सकता है, पर दूसरा उसका शत्रु है, तो एक अंक, आधे अंक मिलेंगे। मतलब एक वश्य और एक भक्षक होने पर आधा अंक मिलेगा। मतलब एक को तो हम वश में कर रहा है, लड़का या लड़की में कोई किसी को वश में, पर जो दूसरा है वो उसको खा जाएगा। एक शत्रु और एक भक्षक होने पर कोई भी अंक नहीं मिलेगा, दो पूरा जीरो हो जाएगा। तारा, नक्षत्रानुसार शुभ अशुभ इसके 3 अंक होते हैं। इस मिलान में वर्त तथा कन्या के जन्म नक्षत्रों का एक दूसरे से आकलन किया जाता है। तो नक्षत्रानुसार शुभाशुभ इसके 3 अंक हैं, तथा इस मिलान में वर्त तथा कन्या के जन्म नक्षत्रों का एक दूसरे से आकलन किया जाता है। वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गणना की जाती है, इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गणना की जाती है। इन दोनों संख्याओं को अलग अलग 9 से भाग किया जाता है, फिर उसको भाग देंगे, और शेष में यदि 3, 5 और 7 बचे तो यह अशुभ तारा मानी जाती है। शेष 0 आने पर उसे 9 ही समझें, क्योंकि 9 से पूरा पूरा कट गया।
वर कन्या की दोनों ताराओं में यदि अशुभ तारा हो तो कोई भी अंक नहीं मिलता। एक में तारा शुभ और दूसरे में अशुभ हो तो 1.5 अंक, मतलब 3 का आधा 1.5 अंक मिल जाएगा। और यदि दोनों तारा में शुभ हो तो पूरे 3 अंक मिलते हैं। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 ताराएं बनाई गई हैं। विपत, जो 3, 5, 7 हमने ये अशुभ बोला, उनके नाम क्या है? 3 का है विपत, 5 की है प्रत्यय और 7वें का है वध। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा आ रहा है तो वो शादी ठीक नहीं है। शेष तारे ठीक होते हैं। तो हमने 27 नक्षत्रों को 9 ताराएं बनाई हैं, मतलब 3 3 का ग्रुप बनेगा। तो अब आप ये टेबल देख सकते हैं। ये तारा का नाम यहां दिया है, जैसे जन्म तारा। अब इसमें 3 नक्षत्र आ जाएंगे, 1, 10, 19। एकदम टेबल वही है जो 9 9 की टेबल हमने नक्षत्र टॉपिक में पढ़ाई थी, कुंडली की विवेचना वाले चैप्टर में। तो उसी तरह से 1 से 9 लिख दें, फिर अगले 10 से लेके 19 तक लिख दें, 18 तक लिख दें, फिर 19 से 27 तक। तो पहली लाइन आ जाएगी जन्म। ठीक। जन्म का मतलब क्या है? ये शुभ है, क्योंकि 3, 5, 7 में तो ये नहीं, इसका इसमें शेष क्या आ रहा? 9 से भाग देने पे 1 आ रहा, इसलिए जन्म नाम है इस तारे का। और युगल की दीर्घायु इससे चेक होती है, और ये अच्छा माना। तो इसमें 1, 10 और 19 नंबर की नक्षत्र आती है। संपत अर्थात धन और समृद्धि, ये भी अच्छा तारा है। और इसमें 2, 2, 11 और 20 ये नक्षत्र आते हैं। विपत, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं, मतलब विपत, बहुत सारी विपत्ति जिंदगी में लाएगा अगर इस तरह की शादी हो गई तो ये बुरा है, ये नहीं आना चाहिए। और इसमें कौन कौन से नक्षत्र इन्वॉल्व है? 3, 12 और 21। क्षेम, ये समृद्धि का कारक है और ये अच्छा है। 4, 13, 22। प्रत्यय, जो बाधाएं लाए, ये बुरा है। इसमें 5, 14 और 23। साधक, ये अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, ये एक अच्छा तारा है। और इसमें नक्षत्र संख्या 6, 15 और 24। निधन या वध, ये इसमें तो सीधे मृत्यु का एक तरह से फरमान जारी हो रहा है। दुख कठिनाइयां लिखा है, पर ये सबसे खतरनाक है और मृत्यु का कारक भी बनता है, तो ये बुरा है। और इसमें जो नक्षत्र आ रहे हैं 7, 16 और 25। मित्र, अर्थात बहुत ही मिलनसार हस्बैंड वाइफ होंगे, 8, 17, 26। परम मित्र, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव एक दूसरे के, 9। ये कैसे हम निकालेंगे, इसके एक उदाहरण देके हम समझाएंगे कि ये कैसे निकलता है। योनि, चौथे नंबर का है ये, अष्टकूट का चौथे नंबर का है, इसका नंबर भी 4 है और इस गुण का नाम है योनि। तो कुंडली मिलान में अंकों के क्रम में इस योनि मिलान को 4 अंक प्राप्त है। योनि का संबंध संभोग संतुष्टि से होता है। जिस प्रकार कोई जलचर का संभोग वनचर से नहीं हो सकता, उसी तरह से संबंधों की जांच की जाती है विभिन्न नक्षत्र आधारित जीव जंतुओं के आधार पर। क्योंकि जो नक्षत्र हैं वो आपस में संभोग कर सकते हैं, हम बता ही नहीं सकते। वो तो नक्षत्र है ना, वो तो तारे हैं। तो उनको हमने संज्ञा दी है जानवरों के रूप, जिससे कि हम बता सके कि उनके नेचर में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ जानवर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ सिमिलर ही होते हैं। तो असल में हर नक्षत्र का यहाँ पे जानवरों से कंपेयर किया गया है। तो विभिन्न नक्षत्र आधारित जीव जंतुओं के आधार पर 13 योनियां नियुक्त की गई हैं। वो 13 योनियां क्या है? अश्व गजमेश, सर्प श्वान मार्जार, मूषक महिष व्याघ्र, मृग वानर नकुल और सिंह। हर नक्षत्र को एक योनि दी गई है। कई योनियां ऐसी हैं जो एक दूसरे की परम शत्रु हैं। भाई 27 नक्षत्रों को हमने 13 योनियों में बांट दिया। अब कई योनियां उनमें से ऐसी हैं जो एक दूसरे की परम शत्रु होती हैं, जैसे कि मार्जार अर्थात बिल्ली और मूसक। अगर कोई एक नक्षत्र बिल्ली नेचर का है और दूसरा नक्षत्र मूसक का है, मूसक मतलब चूहा, और उनकी आपस में शादी हो गई, तो क्या होगा? बिल्ली चूहे को खा जाएगी। मतलब उसमें से एक का तो समाप्ति तय है। उसी तरह से गौ और व्याघ्र, गाय
और व्याघ्र में यही समस्या है, वो भी आपस में नहीं पटती है या आपस में महावैर रखने वाले हैं। तो इस तरह से नक्षत्रों को जानवर का नाम दे के हमने बताया कि ये नक्षत्र कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है और इनमें एक खत्म हो जाएगा तो उनकी शादी नहीं बनती है, उसके नंबर आपको 0 मिलेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि ये महावैर रखते हैं। इनका आपसी तालमेल कभी भी सही नहीं हो सकता है, इसलिए कुंडली मिलाते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि वर तथा कन्या की योनियों का महावैर नहीं हो। शारीरिक संतुष्टि के लिए योनि मिलान भी आवश्यक होता है। वर और कन्या की एक ही योनि होना शुभ होता है। योनियों में अति मित्रता हो तो पूरे 4 अंक मिलते हैं, मित्र हो तो 3 अंक, सहज प्रकृति समान हो तो 2 अंक, सामान्य वैर हो तो 1 अंक, अति शत्रु हो तो कोई अंक नहीं मिलता है। अब देख लें, यहाँ पे ये टेबल बनी है और योनियां दी गई। जैसे अश्व योनि में अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र आते हैं, इनकी योनि क्या है? अश्व योनि। इनका नेचर क्या बनता है? ये दो नक्षत्र का अश्व योनि होने के कारण पहली बात तो स्वेच्छाचारी हैं, साहसी हैं, ओजस्वी हैं, दमदार आवाज के हैं। लेकिन इनका शत्रु कौन है? महिष योनि वाले, भैंस योनि वाले, क्योंकि अश्व की भैंस से महादुश्मनी है। तो जब भैंस वाले नक्षत्र का अश्विनी वाले से हो जाएगा तो वो शादी टिकने से, मतलब शादी तो चलेगी, संभोग का सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। गज योनि, गज योनि में भरड़ी और रेवती आते हैं। ये बलवान, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित होते हैं। इनका शत्रु सिंह योनि वाले लोग होते हैं। मेष, जिनकी योनि मेष या बकरा बोली गई है, उसमें 2 नक्षत्र हैं, कृतिका और पुष्य। ऐसे लोग पराक्रमी महान योद्धा होते हैं, मेहनती होते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण ऐश्वर्यशाली होते हैं, भोगी होते हैं तथा दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं। इनकी शत्रुता वानर योनि से है। सर्प योनि, अत्यंत क्रोधी, रूखा स्वभाव, मन स्थिर और चंचल, गंभीरता से नहीं सोचना और खाने के शौकीन। ठीक, मतलब इनका नेचर अत्यंत क्रोधी, रूखा, सर्प योनि वालों का। इनके नक्षत्र कौन है? रोहिणी और मृगशिरा। और इनके परम शत्रु कौन है? नेवला या नकुल, क्योंकि नेवला सर्प को काट डालता है। तो इन दोनों का मतलब जिनकी योनि नेवला हो और जिनका सर्प योनि हो, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। अगला आता है श्वान या कुत्ता योनि, उसमें आता है आर्द्रा और मूल नक्षत्र। ये बहुत बहादुर, साहसी, उत्साही, मेहनती और परिश्रमी होते हैं। माता पिता के सेवक होते हैं। भाई बंधुओं से छोटी बात पर लड़ जाने वाले थे, जैसे कुत्ते ने मोहल्ले में आपस में लड़ने लगते हैं, पूरा ग्रुप 4-5 लड़ने लगते हैं, तो इनका नेचर होता है। ये छोटे भाई बहनों से इनकी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ही ओबीडियंट होते हैं अपने स्वामी के, साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं। और इनका शत्रु कौन है? मृग या हिरण, देखते ही दौड़ा लेते हैं। तो आर्द्रा और मूल नक्षत्र वाले की शादी अगर इनसे हुई तो उनको ये सुख नहीं प्राप्त होगा। मार्जार, जिसको हम बिलाव भी कह सकते हैं, बिल्ली भी कह सकते हैं, ऐसे योनि वाले 2 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, आश्लेषा। ये अत्यंत निडर होते हैं, जैसे बिल्ली किसी से नहीं डरती, बहादुर और हिम्मती होते हैं, दूसरे के प्रति दुष्ट भाव रखते हैं, एक कमी सबसे बड़ी, समस्त कार्य करने में कुशल होते हैं और मीठे के शौकीन होते हैं। इन्हें का सबसे बड़ा दुश्मन मूसक योनि वाले लोग हैं। फिर मूसक योनि आ गया। अब देखिए यहाँ अगल बगल ही लिखे हैं, इसका शत्रु मूसक है, नीचे ही मूसक लिखा है। तो पुनर्वसा वालों की शादी अगर मघा से हो गई या पूर्वा फाल्गुनी वालों की आश्लेषा या पुनर्वसु से हो गई तो क्या होगा? यौनी सुख नहीं मिलेगा। तो गौ योनि, उत्साहित, आशावादी, मेहनती, बात में निपुण, स्त्रियों को विशेष रूप से प्रिय, कम आयु, आयु इनकी कम होती है। शत्रु इनका व्याघ्र है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद इनके नक्षत्र है। महिष या भैंस, अभी हमने बताया था पहला जो अश्व योनि था उसकी दुश्मनी किससे है? महिष या भैंस से। तो वो हस्त स्वाति आ गए यहाँ पे। तो एक किस टाइप, किस नेचर, क्या नेचर होता है इनका? बुद्धि वाले, युद्ध में इन्हें सफलता मिलती है, काम के प्रति बहुत अधिक उत्साही, कई संतानें होती हैं,
पर वात रोगी होते हैं। इनका शत्रु अश्व है, अश्विनी नक्षत्र। फिर आता है व्याघ्र योनि, सभी प्रकार के काम में कुशल, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले, प्रशंसा प्रशंसा स्वयं की ये पसंद करते हैं। इनका शत्रु गाय योनि है, ऊपर दिया है उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपद। तो व्याघ्र योनि में चित्रा और विशाखा नक्षत्र आते हैं। मृग योनि में अनुराधा और ज्येष्ठा आते हैं। ये कोमल हृदय, नम्र, प्रेमपूर्ण व्यवहार, शांत मन, सत्य विचार एवं सत्यवाचक होते हैं। आस्थावान होते हैं, स्वतंत्र विचारों के, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले, भाई बंधुओं से प्रेम करने वाले। इनका शत्रु श्वान या कुत्ता इस योनि वालों से होता है। मृग योनि में अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं। वानर योनि पूर्वाषाढ़ा और नक्षत्र आते हैं, श्रवण आते हैं। ये चंचल स्वभाव होते हैं, युद्ध के लिए सदा सब तत्पर रहते हैं, काफी बहादुर और हिम्मती होते हैं, कामोत्तेजक होते हैं, धन के व्यसनी होते हैं, संतान से सुखी होते हैं। शत्रु बकरा है, इनका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और श्रवण। नकुल या नेवला योनि वाले उत्तराषाढ़ा और अभिजीत हर काम में पारंगत होते हैं एवं कुशलता पूर्वक करने में सक्षम होते हैं, अत्यंत परोपकारी होते हैं, विद्या के धनी होते हैं और माता पिता के भक्त होते हैं। उत्तराषाढ़ा और अभिजीत नक्षत्र वाले, पर इनका शत्रु कौन है? सर्प योनि। सिंह योनि, ये धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं इसमें। ये धर्मात्मा, स्वाभिमानी, नेक और सरल आचरण, वर्ष व्यवहार, इरादों के पक्के, अत्यंत साहस और हिम्मत वाले, कुटुंब का ख्याल रखने वाले होते हैं। इनका शत्रु हाथी, हाथी योनि वाले इनके शत्रु हैं। अब आपको सारे नक्षत्र पता चल गए। सिंह योनि वाले धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद होते हैं। पांचवा जो हमारा अष्टकूट है या गुण है, उसको हम राशि या ग्रह मैत्री कहते हैं। इस मिलान को 5 अंक मिलते हैं, क्योंकि 5वें क्रम में तो 5 अंक होते हैं। इससे पता चलता है कि वर वधु परस्पर मित्र हैं या शत्रु हैं। वर तथा वधु की चंद्र राशियों के स्वामी के आपसी मिलान को ग्रह मैत्री कहा जाता है। वर तथा कन्या की चंद्र राशियों के स्वामी का आपस में मित्र होना आवश्यक है। दोनों के मित्र होने या एक ही राशि होने पर आपस में विचारों में भिन्नता नहीं होती है। जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने में सफलता मिलती है। कलह क्लेश कम होते हैं। दोनों की चंद्र राशियों के स्वामी यदि आपस में शत्रु भाव रखते हैं, तब पारिवारिक जीवन में तनाव रहने की अधिक संभावना रहती है। वर तथा वधु की एक राशि है या दोनों की राशि स्वामी मित्र हैं, तब पूरे 5 अंक मिलते हैं। यदि एक राशि का स्वामी मित्र तथा दूसरे का सम है, तब 4 अंक मिलते हैं। दोनों के राशि स्वामी सम है, तब 3 अंक मिलते हैं। एक की चंद्र राशि का स्वामी मित्र तथा दूसरे का शत्रु है, तब 1 अंक मिलता है। एक सम और दूसरा शत्रु है, तब आधा अंक मिलता है। यदि दोनों के राशि स्वामी आपस में शत्रु हैं, तब 0 अंक मिलता है। अब यहां पे टेबल बनी है, जैसे राशियों के हिसाब से लॉर्ड निकल रहा है सूर्य, तो उसके मित्र ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? मंगल, चंद्र, चंद्र गुरु। सम आएगा बुध, शत्रु आएंगे शुक्र और शनि। अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके सामने कुंडली आ जाएगी, राशि आ जाएगी, तो उस राशि के लॉर्ड आपको पता है कौन से ग्रह हैं। सूर्य सिंह राशि का, चंद्रमा कर्क का, मंगल 2 राशियों का है। पहला है मेष, फिर वृश्चिक। बुध 2 राशियां, 3 नंबर और 6 नंबर मिथुन और कन्या का। गुरु 9 नंबर 12 नंबर धनु और मीन का। शुक्र 2 7 का, 2 वृश्चिक 7 तुला। और शनि 2 राशियों 10 और 11 मकर और कुंभ का। इनके लॉर्ड आपको पता है। मित्र आपको पता होना चाहिए, सूर्य का मंगल चंद्र गुरु है, सम बुध है, शत्रु शुक्र और शनि है। चंद्र सूर्य बुध मित्र है, सम में मंगल गुरु शुक्र शनि। शत्रु में ये किसी को नहीं रखता है, क्यों? एक को रखता है ये चंद्रमा, और वो है राहु। पर यहाँ पे राहु लिया नहीं जाता, क्योंकि उसकी कोई राशि ही नहीं है ना। हम तो मिलान राशियों के आधार पे कर रहे हैं ना। तो मंगल, अब मंगल आ गया। मंगल के मित्र सूर्य चंद्र गुरु हैं, सम में शुक्र शनि है और शत्रु में है। बुध के केस में मित्र कौन आएगा? सूर्य और शुक्र आएगा। सम में मंगल गुरु शनि आएगा और शत्रु में चंद्रमा अपनी माता को सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु समझता है। गुरु मित्र सूर्य चंद्र मंगल। गुरु के नजर में सम कौन है? शनि है। शत्रु में बुध और शुक्र है। शुक्र
का मित्र कौन है? बुध और शनि है। सम मंगल गुरु है। शत्रु में सूर्य और चंद्र है। शनि के केस में मित्र शुक्र बुध है, सम गुरु है, और शत्रु में सूर्य चंद्र और मंगल है। इस तरह से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 3, 2, 1 आधा या 0 अंक मिलेंगे। 5 नंबर के लिए 5 क्राइटेरिया हैं। तो इस तरह से हम मिलान करते हैं। अभी भी ये लेक्चर आगे चलता रहेगा, क्योंकि अभी आपको 6 नंबर पढ़ाना है, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर उनका कंक्लूजन, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी, कि कैसे आप इस कैलकुलेशन करते हैं।